Today topic is development leading to the बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि बोहर मॉडल जो है वो एटम को कैसे एक्सप्लेन करता है। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था रदरफोर्ड का मॉडल, देखा था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के यस मॉडल सर। में हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। तो बेसिकली उन कमियों को, उन ड्रॉबैक्स को नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दूर किया, थोड़ा सा दूर कर दिया। तो देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या कमियों को दूर किया और उसके सोर्स क्या थे। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होने चाहिए, तभी आप अपनी बात रख सकते हो। या प्रूफ नहीं दोगे तो साइंस नहीं मानेगी। ठीक है। तो जो नील्स बोर थे, नील्स बोर ने कुछ रिजल्ट को यूटिलाइज किया और उन रिजल्ट को यूज करके एक नया मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा गया बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मॉडल में क्या पॉइंट्स थे, किन चीजों पे बात की थी। तो देखो, दो चीजें थी जिस चीज को फोकस किया था बोहर ने। बोहर ने कहा कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और ये एटम है, उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है, तो अगर हम साइज साइज को बहुत छोटा कर दें, बहुत रिड्यूस कर दें, तो जितना साइज रिड्यूस होगा उसमें उतना ही ज्यादा वेव लाइक करेक्टर आने जाएंगे। ठीक है। तो जो पार्टिकल वाला इक्वेशन था जो बोहर रदरफोर्ड यूज कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स को, वो कह रहे थे कि ये मैकेनिक्स यूज करके जो रिजल्ट ला रहे हैं रदरफोर्ड, ये फेल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड क्या यूज कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स को हम पार्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये पार्टिकल को बेसिकली ट्रीट करता है। ठीक है। तो वेव करेक्टर को ये स्किप कर रहा था। बात समझे। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हम वेव करेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या एटम है, क्योंकि बहुत साइज में छोटे हैं, तो इनको हम वेव करेक्टर भी लेके चलेंगे, पार्टिकल के साथ साथ वेव करेक्टर भी लेके चलेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स है रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अबे ये बात करेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, तो एक एक करके करेंगे। पहले ये करेंगे वेव एंड पार्टिकल नेचर, मतलब वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी की बात करेंगे। तो ठीक है, पहले वेव की बात करेंगे, वेव नेचर की, फिर पार्टिकल नेचर की, और वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी की बात करेंगे। वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर की, ड्यूअल नेचर समझेंगे क्या है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब ये दोनों पॉइंट हम समझ लेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि जो बोहर थे, बोहर ने इन्होंने क्या करेक्शंस मेड किया। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन ये चीज तो हमें पता चल गई कि दो पॉइंट्स को लेके बोहर ने कुछ करेक्शंस किए थे। तो पहले ये पॉइंट भी समझ ले, फिर इनके करेक्शन को समझना आसान हो जाएगा। बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो पहली जो थियरी है, दिस इज दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी तक क्या था कि जो रेडिएशन था उसको भी हम पार्टिकल वगैरह समझ के चलते थे, क्योंकि वेव थियरी थी नहीं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात किसी ने की नहीं थी। ठीक है। मिड 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट एक्टिवली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। आगे चल के इसी हीटेड ऑब्जेक्ट को हम बाद में बताएंगे कि अब इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कैसे कहा जाएगा, तो ये भी देखेंगे। और आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक बॉडी है क्या, व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और सारी चीजों को देख के चलेंगे। बेसिकली ये हीट कर रहा किया जा रहा था किसी भी बॉडी को, बेसिकली वो ब्लैक बॉडी थी, तो इसलिए इसे थर्मल रेडिएशन भी कहा गया। ठीक है, बात समझ में आई, यहां तक आ गई। यस सर। तो जब किसी भी बॉडी के थर्मल रेडिएशन को एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर वेव करेक्टर है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। और अगर वेव करेक्टर है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगा। ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेवलेंथ। अगर आप पहले पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा
क्योंकि 10th में जब आप साउंड चैप्टर सर पढ़ते हो ना, साउंड में पढ़े हैं। तो साउंड में यस आपको सर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ाई जाती है। दोनों। ठीक है। सर 9th भी पढ़ाई जाए। हाँ, तो सिमिलरली अब यहाँ पे जो 1850 के अराउंड दिस थियरी को डेवलप किया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी को 1950 के अराउंड डेवलप किया गया था या इन्वेंट किया गया था। इसके बाद ये थियरी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो इस थियरी में सबसे पहले देखा गया कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, उसके बेसिस पे इस थियरी को डेवलप किया गया। ठीक है। तो इस पहले जो था, इसमें सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर करते थे। हम मानते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें क्या है, पार्टिकल है। ठीक है। लेकिन बाद में इसमें वेव करेक्टर को भी एक्सीलरेट सॉरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये रेडिएशन क्या होता है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन। ठीक है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में बर्तन अगर गर्म कर दिया जाए या कोई चीज गर्म होती है, तो उसके ऊपर आप जाके हाथ अगर रखते हो तो देखते हो कि उसमें से कुछ हीट निकल रही होती है, निकलती है। यस सर। सिंपली देखा होगा, कभी आप पेपर जलाते हो तो पेपर में से ग्लो निकलता है, जो पेपर जहां जलता है वहां पीले कलर की लौ जलती है, और उस पे अगर आप हाथ सेकते हो ठंडियों के दिनों में तो आपको कुछ गर्म महसूस होता है। अब देखो आग कहां पे है यस और सर। आपका हाथ कहां पे है। आपका आग जो आग की लौ होती है वो कहां पे होती है, और हाथ कहां पे होता है, उसके बीच में कुछ मीडियम होता है। लेकिन आप देखते हो कि वहां से हीट चल के यस आपके सर। हाथों के पास चली जाती है, लेकिन वहां से हीट जो निकलती है वो आपके हाथों पे जाके लगती है। बात समझ में आई। यस सर। यस सर। तो ये जो है ये इसी ये बेसिकली ये रेडिएशन है। जैसे आप घरों में बल्ब जलाते हो और बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो भी क्या है, रेडिएशन है। लेकिन दीज रेडिएशन आर नॉट हार्मफुल। ये रेडिएशन हार्मफुल नहीं है, जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपको एक्सरे के बारे में बताया था। तो 1970s में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर दिया। ठीक है। और बाद में हर्ट्स ने भी कंफर्म कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है। तो पार्टिकल तो हम पहले से ही लेके चल रहे थे, लेकिन वेव नेचर को कंफर्म कर दिया। ठीक है। सर जो गामा रेडिएशन होते हैं वो काफी हार्मफुल होते हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा। गामा के बाद केवल एक ही रेडिएशन बचती है जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। और ये कॉस्मिक रेडिएशन ऑफ फैंटास्टिक फोर मूवी देखा है किसी ने? तो जो सर फैंटास्टिक फोर मूवी देखे हो? सर ये स्पेस में होती है आई थिंक, है ना? हाँ, ये कॉस्मिक रेडिएशन स्पेस में रेडिएशन। होती है। और हाँ सर मैंने फैंटास्टिक सुना फोर, है पर इसके हाँ, बारे में। फैंटास्टिक फोर में दिखाया जाता है कि चार जो हमारे साइंटिस्ट थे वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे और उनके स्पेस शिप पे कॉस्मिक रेडिएशन फॉल कर जाती है। तो उनके बॉडी में अनइवन चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कोई अपने हाथों से छूता है तो वहां से आग जलने लगती है, कोई पत्थर का हो जाता है, कोई रबड़ जैसा हो जाता है कितना भी लंबा खिंच जाए। तो दीज आर दी सर ऐसा वो असलियत में होता है? नहीं, ऐसा असलियत में नहीं। नहीं होता है। कॉस्मिक रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है। ऐसा असलियत में होता तो फिर आपको मकड़ी काटती और आप स्पाइडरमैन हो जाते। ठीक है। यस सर। हाँ। और क्लास की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती वही आपकी गर्लफ्रेंड भी होती, तो बहुत खुश होते ना। यस सर। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट, तो जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने क्या किया कि पहली बार कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया था बिटवीन चार्ज बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या बताया कि कोई चार्ज बॉडीज है, और जब चार्ज बॉडीज होती है तो आपको पता है, नहीं पता होगा, क्यों पता होगा मैं बताऊं क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि जब आप 12th में पढ़ोगे ना तो 12th में पढ़ोगे कि जब चार्ज स्टैटिक होता है, अगर ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कोई भी हो, तो ये दो चीजें जनरेट करता है। अगर स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, तो केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, करंट भी जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से। ठीक है। तो इन्होंने पहली बार बताया था। तो अब हम यहां देखते हैं कि इस तरीके से हमें यह पता चला कि जो हमारा रेडिएशन है, क्योंकि रेडिएशन मूव करता है, तो इस रेडिएशन को हम पढ़ेंगे कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है। और अगर किसी भी रेडिएशन में ये दो कंपोनेंट हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाएगा। बात समझ में आई।
यहां तक आ गए आपको? अगर किसी भी यस सर। रेडिएशन में ये दो कंपोनेंट होते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब 1970s या 19th सेंचुरी में जो मैक्सवेल थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये ई वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूं मैं, और मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड। क्या होता है? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो बच्चों, केवल वेक्टर केमिस्ट्री। पता नहीं भाई। अच्छा सर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों हाँ, लाएंगे। फिजिक्स कौन हाँ। पढ़ेगा बताओ, हम पढ़ाएंगे। अच्छा नो सर, मैं तो पूछ रहा था ना। तो वेक्टर वही तो मेरे मैं को बता रहा कौन हूँ। सा लगा वेक्टर कोई है? और वेक्टर, है। देखो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के लिए हम यस एरो सर। लगा देते हैं, ठीक है, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। यस बात सर। समझ में आ गई? तो अब उन्होंने ये बताया था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, यहां से देखो, एक एक्सिस आप पढ़ते हो ना, एक्स यस वाई सर। जेड, ये एक दूसरे के कितने एक्सिस पे होते हैं, 90 पे, हर एंगल यस 90 सर। का होता है इसमें, ठीक है। ये हमारी तरफ है, ये आपको तिरछा दिख सर रहा ये है, ये हमारी 3D तरफ। ग्राफ होता है ना? हाँ, ये 3D ग्राफ है बेसिकली, ये कह सकते हो। तो 3D में यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, कोई एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इसके दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ प्रोपोगेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इनका जो नोड होता है यहाँ जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं वो सेम होता है, अलग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यस तो सर। आपको बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। यहां तक कोई इशू? नो सर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब देखो, हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा पढ़ के और इसके बारे में जान के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। लेकिन क्या है कि इसका जो नेचर है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी थियरी होगी, इसके वेक्टर को सॉल्व करोगे, इसके वेक्टर को सॉल्व करोगे, इसकी वेलोसिटी सॉल्व करोगे, तो ये हमें कुछ नहीं जानना। हमें क्या जानना है कि कुछ इसकी प्रॉपर्टी जानना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो मैं पहले भी वैसे बता दिया हूं, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। दूसरा वेक्टर अगर ऐसे है तो इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा था, याद है, अभी बताया था, दिखाया भी फिगर में। यस सर। नेक्स्ट, और साइन कॉस की तरह है ना? अनलाइक साउंड वेव or wave produced in water, electromagnetic wave do not require medium। हाँ बोलो। सर आपको आ पाई आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है, सही है सब कुछ। सर मैं कह रहा था ये साइन और कॉस वेव की तरह होते हैं ना? ठीक है, तो साइन वेव और कॉस वेव की बात नहीं करेंगे। ये आपका साइन वेव का ग्राफ होता है, ये साइन का होता है, और ये ग्राफ होता है कॉस वेव का, तो इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जब का कॉस वेव का ग्राफ होता है 90 से स्टार्ट होता है, यस कॉस सर वेव पता है। 0 से स्टार्ट होता है, यस तो सर, इस 0 से स्टार्ट होता है हाँ, साइन इसकी वेव। बात अभी नहीं करेंगे, ये थोड़ा अलग चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साउंड वेव है या अदर वेव्स हैं उनकी तरह हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि साउंड वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, तो ये उनसे थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाई जाती हैं, और इन सबको अगर हम एक साथ मिला दें या तो उनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पे अगर अरेंज कर दें तो उस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली बैंड या लाइंस में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर देना। तो अगर हम एक पैटर्न ले लेते हैं कि जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को हाइट के हिसाब से हम बैठा दें, सारे बच्चों को रोल नंबर वाइज के हिसाब से बैठा दें, सारे बच्चों को अल्फाबेटिकल नाम के आधार पे बैठा दें, मतलब ए वाले पहले बी वाले बाद में, तो अगर हम कोई एक अरेंजमेंट के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं तो उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। बात समझ में आ गई?
अब बाकी ये जो पोर्शन दे रखा है ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे और यहां से याद करने का प्रयास करेंगे। देखो बेसिकली जो रेंज हम देख पाते हैं वो इतना सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इतना पोर्शन जिसे कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, इतनी ही रेडिएशन को हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके इधर के रेडिएशन को हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसके इधर के रेडिएशन को हमारी आंखें नहीं देख सकती। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है ये एनर्जी के बेसिस पे कह लो, एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 घटती जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। और ये जो नीचे वाला टर्म है ये है वेवलेंथ। तो अभी हम देखेंगे कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वन बाय वन देखेंगे। बस समझ लो कि ये आर्डर क्या है, ये वाला आर्डर वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंजमेंट है। ठीक है, रेडिएशंस में कौन कौन सी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में? गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, सर जो लाइट रेज होती है वो भी इसी में आती है? लाइट रेज तो केवल यही विजिबल वाली है ना। अच्छा ठीक है, आप कभी आप देखते हो ना प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो किसमें टूट जाती है? विवग्योर में। इसका मतलब विवग्योर जो सारा कुछ हम देख सकते हैं, और ये देखने वाली लाइट कौन सी है? विजिबल। तो विजिबल का रेंज इतना सा ही है, आप सोच लो, देख लो एरिया के हिसाब से देख लो, इतना विजिबल है बस, बाकी कितने रेडिएशन को हम देख नहीं पाते। यस सर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपके लिए एक इसके अलावा भी होते हैं और रेडिएशन? इसके अलावा बताया आपको ना कॉस्मिक रेडिएशन। ठीक है, फिर आपकी वॉइस क्रैक होगी। कॉस्मिक रेडिएशन क्लियर है अब? नहीं सर, नहीं सर, उनके अलावा जैसे सर और काफी सारी होती हैं या बस नहीं नहीं नहीं, आपको इतना ही पढ़ना है, आप इतना ही जानो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और इससे ज्यादा हमारे सर पर नॉलेज में इससे भी ज्यादा नहीं, होती है ना? इससे ज्यादा हमारे नॉलेज क्या? में नहीं होती हैं। ठीक है, सर कवलजीत कुछ कह रहा था। हाँ कवलजीत कह रहा है इससे ज्यादा होती हैं, तो हमने कहा हमारे नॉलेज में नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, हम वर्षों से यही पढ़ाते आ रहे हैं, पिछले करीब करीब 10 वर्षों से। ठीक है, तो देखो अब इसमें आपको कभी कभी आर्डर पूछ दिया जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है तो इसी से पूछेगा। तो इसमें आपको याद रखना है, आप याद रखोगे लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मिर, यू वी एक्स वाई जेड, ये याद रखोगे फार्मूला। लॉर्ड का मतलब हो गया आपका लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, दिस इज लॉन्ग रेडियो वेव, ये रेडियो वेव, रेडियो वेव, Yes, sir. ये एम माइक्रोवेव। Sir. ये फार्मूला आपको याद रखना है। आई आर इंफ्रारेड, आई आर का मतलब इंफ्रारेड। यूवी, इसका मतलब ये है, यहां पे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हो गया यूवी विजिबल, यूवी विजिबल। और ये हो गया आपका एक्सरे, एक्सरे, ये हो गया आपका गामा रे। ठीक है, और जेड क्या है? सप्लीमेंट्री में है, एक्स वाई जेड बोल दिया है बस। ठीक है, तो जेड को हटा देना, अगर आपको नहीं याद करना है तो वाई तक याद कर लेना। क्लियर है? याद कर लोगे? Yes, sir. इरेज कर दूं? सर जेड किस लिए है वैसे? जेड किसी लिए नहीं है, बस कंप्लीमेंट्री है, जैसे नहीं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच बोल देते उस तरीके से। तो ये याद कर लोगे? स्क्रीनशॉट Yes, ले लिया? सर एक सेकंड, सर मैं लिख रहा हूँ। यूवी का मतलब है इस यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। कभी आप ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ते हो?
यस आप सर। कहते हो कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हार्मफुल होती है, इसी को ओजोन लेयर रोक देती है, इसीलिए ये धरती पे नहीं आ पाती है। अगर ये आ जाती तो हमें स्किन कैंसर हो जाता। ठीक है, स्किन पे फफोले पड़ यस जाते, सर। जला देती स्किन को हमारे। इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचा के रखो, क्योंकि ओजोन लेयर धरती की रक्षा करती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन हम पढ़ते हैं ना, ओजोन यस सर। होल। अरे भाई, ओजोन होल पढ़ा है कभी? यस सर, जो यस सर आर्टिक पढ़ा है। आर्टिक हाँ, एंटार्क्टिका के ऊपर है। तो यही अंटार्कटिका के ऊपर जो पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर क्या करती है, इस यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये यस हार्मफुल सर। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट को पराबैंगनी कहते हैं हिंदी में, तो ये अर्थ पे नहीं आ पाती, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, बच जाते हैं। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इस वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, वेवलेंथ के बेसिस पे, एक्सेट्रा। तो ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, या वेव किस बेसिस पे कैरेक्टराइज की जाती है? तो वेव की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वेव नंबर, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब देखो कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो। फ्रीक्वेंट का मतलब, या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि कोई भी चीज कितनी तेजी से एक ही बात को रिपीट कर लेती है। जैसे यस अगर सर। आपके साइकिल का जो पहिया है, अगर मान लो इस वहां पे एक मार्क लगा दो और आप उसको रोटेट करो, ये जितना तेजी से 1 मिनट में जितने चक्कर करेगा ना, जितने चक्कर कर जाएगा, इसी को हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द सर इसका मतलब ये हुआ ना कि वो नंबर कितनी ऑफ बार साइकिल रिपीट पर होता है। सेकेंड। हाँ, रिपीट होने का मतलब साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल यस। पर सेकेंड। यस ठीक सर। है, 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लिया, ये कितने, 1 सेकेंड में कितना गोला घूम गया, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम न्यू से, इसे पढ़ेंगे न्यू। ठीक है, ये वी सर न्यू जैसा है, क्या होता है? न्यू सिंबल है, ग्रीक सिंबल। जैसे हमारे यहाँ सर। अल्फा, अभी आप कोरोना वायरस का केस देख रहे हो, तो आप पढ़े यस होगे सर। कि अभी अल्फा वेरिएंट आया था, फिर बीटा आया, अभी इस समय डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। वेरिएंट, डेल्टा। तो ये डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा जो हमारे यहाँ ABCD पढ़ी जाती है वो डी है। ए को कहते हैं अल्फा, बी को कहते हैं बीटा, सी को कहते हैं गामा, फिर उसके बाद डेल्टा, फिर थीटा प्लस फाई, वो उनका उनका नोटेशंस है। ठीक है, अच्छा सर। हाँ, तो वो उनके यहाँ के लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स, तो उनको हम यूज कर रहे हैं। कप्पा, ये कप्पा लैम्डा, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। तो ये देखो, इसको डिनोट किया जाता है, पहले वो जो है ग्रीक साइंटिस्टों ने ही इसे बताया है, तो उन्होंने ही इसका नाम भी दे दिया, सिंबल भी दे दिया। इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्स। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, तो साइकिल पर सेकेंड को हम पर सेकेंड में यूज करेंगे, क्योंकि साइकिल तो नंबर हो गया हमारा भाई, इतने साइकिल यस मतलब सर। 10 साइकिल पर सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट होगी, या इसी को कहा जाता है हर्ट्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हर्ट्स। और ये हर्ट्स किसके नाम पे दिया गया, हेनरिच हर्ट्स के नाम पे। अब देखो, भारत वाले कोई खोज करते तब तो हम कह देते, चलो हम ये कह देते कुलदीप। ठीक है, कुलदीप यस हर्ट्स। सर। लेकिन कुलदीप का जो टाइटल है वो हर्ट्स तो है नहीं, लेकिन इनका नाम है यस सर। हेनरिच हर्ट्स, तो ये हर्ट्स टाइटल में है, तो ये हर्ट्स यूनिट हो गई। अब HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वेव की, वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को बता रहे हैं आपको कि देखो वेवलेंथ क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, लेंथ वेव। एक वेव के लेंथ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब मान लो एक वेव कब कंप्लीट होती है, एक इसे कहते हैं सर क्रेस्ट। एक साइकिल जब कंप्लीट होती हाँ, है। एक साइकिल कंप्लीट, इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहते हैं ट्रो। ठीक है, एक हिंदी में कहते हैं इसे गर्त, ऐसे कहते हैं उभार, ये उठा हुआ है, ये धसा हुआ है। तो एक बार जब वेव कंप्लीट कर लेती है एक साइकिल, मतलब जहां से स्टार्ट होनी थी, देखो फिर से यहीं से स्टार्ट हो रही, मतलब ये यही फेज तो है, ये वाला यही है ना, यस यहां सर। से स्टार्ट। तो इसका मतलब ये कंप्लीट साइकिल है।
ये यहाँ से यहाँ कंप्लीट साइकिल है। इसकी जो लेंथ है सर इसी को हम यहाँ से कहेंगे यहाँ के वेवलेंथ। डिस्टेंस को, यस यहाँ सर। से यहाँ के डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। ठीक है, लेंथ है। अब यस सर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, अभी आपने पढ़ा मीटर, तो ये सर मीटर मीटर। होगी। अगर अगर हमारी वेव जो है वेव बहुत छोटी है, बहुत छोटी वेवलेंथ की है, तो नैनोमीटर हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, लेकिन यूनिट तो मीटर में ही रहेगा ना। ठीक यस है, सर। हाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वैक्यूम में, in vacuum all type of electromagnetic radiation regardless of wavelength travel at same speed 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is the speed of light। और लाइट भी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, विजिबल वाला। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब सारी जो रेडिएशन है वैक्यूम में एक स्पीड से ट्रेवल करती है। अब स्पीड क्या होती है, तो स्पीड तो सबको पता है, तो मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, पता तो है ना, यस सर। स्पीड किसे कहते हैं, सर स्पीड स्पीड, मीटर पर डिस्टेंस सेकंड। अपॉन डिस्टेंस टाइम। अपॉन टाइम। हाँ, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, यस सर, डिस्टेंस, स्पीड पर डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। सर लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है ना? हाँ एकदम, क्योंकि लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में कर सकती है, जबकि साउंड वेव नहीं कर सर सकती। लाइट सर लाइट मेरे को एक डाउट है। सबसे ज्यादा हाँ बोलो। वैक्यूम में तेज सर ट्रैवल जैसे करती है। जो वेव्स होती है वो तो मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल उसमें मूव करते हैं, तो जो लाइट की वेव होती है वो सीधी क्यों होती है सर फिर? वेव देखो सीधी ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सर पर वो तो ऐसे ऊपर नीचे होके मूव करती है, हाँ पर लाइट देखो, तो स्ट्रेट होती ये है। जो वेव है, ये जो लाइट है ना, लाइट चाहे कोई भी वेव सीधी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ऐसे ही बढ़ रही है। लेकिन जो इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो इस तरीके से बढ़ते हैं, जो इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो इस तरीके से बढ़ता है। बात समझे। अच्छा। यस सर। हाँ, ये इसके कंपोनेंट आगे बढ़ते हैं, लेकिन लाइट तो इसी डायरेक्शन में सीधे बढ़ रही है। सर ये जो वेव्स होते हैं किससे बनी होती हैं? वेव किससे बनी होती है, हवा किससे बनी होती है, बच्चे बताना हमें। सर हवा बनी होती है एटम से। ये वेट एटम नहीं होता, ये वेव वेव होती है बच्चे। ठीक है, जिस तरीके से हम हवा को डिफाइन नहीं कर सकते, टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते, दीज आर एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, हम हवा को डिफाइन नहीं कर सकते। हवा क्या है, कहीं पे निम्न दाब का क्षेत्र बना, कहीं पे उच्च दाब का क्षेत्र बना, कहीं पे हाई प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर, तो विंड एक तरफ से दूसरे तरफ ब्लो करती है तो हम कह देते हैं हवा चल रही है। लेकिन अगर हवा नहीं सर चल तो रही है तो हम इसका इन मतलब आपके वेव्स को पास एयर नहीं एनर्जी है कह क्या, सकते हैं? आपके पास एयर वगैरह नहीं है क्या, है, जहां भी आप बैठे यस हो वहां पे सर। एयर तो होगी होगी, अगर हवा नहीं चल रही है तो। बात समझे, तो इसे वेव है, वेव सर को तो ये वेव ही कहें। वेव्स, सर जो वेव्स होती है ये एनर्जी यूज करती तो है? हाँ, ये कह सकते हो, दीज आर दी एनर्जी सोर्स, ये भी कह यस सकते हैं हम सर। इसे कि ये एक तरीके का एनर्जी सोर्स है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। अब ये चीजें हमने देख ली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास स्पीड होगी, स्पीड बता दिया हमने 3 × 10⁸ मीटर, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, एक होता है वेव नंबर। सॉरी, पहले ये रिलेशन देख लो कि जो स्पीड होती है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या संबंध होता है। तो जो वेलोसिटी होती है या स्पीड, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहां से आपका सर एक सी इक्वेशन आ क्या है? गया, c सर स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी को, सर दिस इज द स्पीड ई ऑफ या लाइट। वेलोसिटी को, सर उसे सी क्यों डिनोट किया, स्पीड या वेलोसिटी को? ये तो पहले से ही डिनोट किया जा रहा है, आप नहीं पढ़े हो, ई बराबर mc स्क्वायर, देखते हो, ई बराबर mc स्क्वायर, सी से ही डिनोट किया जाता है ना स्पीड ऑफ लाइट को, m को मास से डिनोट यस किया जाता यस है सर, यस सर, यस सर। बस। ठीक है, वेलोसिटी को ओके। v से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ से आपका फार्मूला आ जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो इसे भी याद रखना, ये बहुत काम का है। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक फार्मूला होगा आगे। ठीक है, क्लियर है।
यहां तक क्लियर है? हाँ, एक चीज रह गई थी, मैं वहां पे नाम भी लिया लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं भूल गया। वेव नंबर क्या है? ठीक है, तो वेव नंबर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, न्यू बार लगा दें, तो न्यू बार को हम कहते हैं वेव नंबर, और दिस विल बी 1/λ। मतलब 1 मीटर में, 1 मीटर में कितनी वेव आती हैं उसे हम कह देते हैं वेव का नंबर, नंबर ऑफ वेव। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, सॉरी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो 1 मीटर में या 1 मीटर, 1 यूनिट लेंथ में कितनी वेव नंबर आते, वेव लेंथ आते हैं या कितनी वेव आती हैं, उनके नंबर को हम कह देते हैं वेव नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्या था, वेवलेंथ था, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, छोटी यूनिट ले लोगे तो नैनोमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे यहां तक? यस सर। यस सर, कर लेंगे। चलो आप क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। एक ही फार्मूला बताया है, एक ही फार्मूले पे देखो करना है। ये क्वेश्चन है, विविध भारती सर अभी स्टेशन। आंसर मत दिखाओ। आंसर ना दिखाएं? ठीक है, आंसर को हमने हाइड कर दिया। इसमें कह रहा है विविध सर फिर भारती सॉल्व कर स्टेशन। लेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, इतने फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट कर रही है। कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, किससे बिलोंग करता है ये भी बताना है। वेवलेंथ कैलकुलेट सर करें करके सॉल्व? बताओ। सर स्टार्ट करें? हाँ हाँ एकदम, आपको तो रुकना ही नहीं है, तो आप करते रहो। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। ये किलो हर्ट्स में है तो इसको किलो से हर्ट्स में बदलना पड़ेगा। किलो के लिए आपको मैंने यस बता सर, रखा है, 10 टू इसीलिए। द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 219.3 मीटर। अब ये कहाँ पे रेंज करता है, रेडियो वेव में रेंज करता है। ठीक है, इस मीटर की वेवलेंथ कहाँ पे रेंज करती है, रेडियो में। आप रेडियो पीछे वेव, पीछे यस जो सर। रेडिएशन पढ़ा है उसमें यस जो, सर। उसमें आप यस सर, मिला वहाँ सकते ऊपर हो। ही लिखा हुआ था रेडियो स्टेशन, तो सर रेडियो वेव ही होगा। वैसे भी आप मिला लो जाके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नहीं सर, वही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, wavelength range of the visible spectrum extend from violet 400 nanometer to 750, express these wavelength in frequency 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ये दे रखा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप बता ओके सर। सकते हो? यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, सर या पी मैं इज बता के। इक्वल। लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। अब ये पूछ रहा है वेव नंबर भी बताओ, फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो वेव नंबर के लिए तो देखो कुछ नहीं, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, सीधे आ जाएगा। 1 को डिवाइड कर दो लैम्डा से, मीन्स ये एंगस्ट्रॉम में है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये पढ़ाया था। दीपजोत को पढ़ाया है, आपका शायद छूट गया था। ठीक है, यस सर। तो ये यहां से आ जाएगा। अब हम इतने एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 5800 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। तो इस, कवलजीत, ये वाला एंगोस्ट्रॉम वाला तो उसमें भी था, फिजिक्स में तूने नहीं पढ़ा? हाँ वहां हाँ फिजिक्स में पढ़ा भी था। आता है, तो इसको हम इतना एंगस्ट्रॉम लिख लें, फर्स्ट सॉरी चैप्टर में ही मीटर है। में, इतने एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिख दें, या फिर सेंटीमीटर में लिखना है तो आप क्या करो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कम हो गए, 10⁻2 कम कर देने हमें। यहां से मीटर ले लो, यस कोई बात नहीं, सेंटीमीटर छोड़ दो, मीटर ले लो। जब मीटर ले लिया तो जो भी रखना है, मीटर लेना है तो मीटर, सेंटीमीटर लेना है तो सेंटीमीटर,
दोनों हम यूज कर सकते हैं। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ये रख दो यहाँ पे 5800 10 टू द पावर -10। सॉल्व करोगे, इस 10 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 से +10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये +10 में हो गया। एक 1 डिवाइडेड बाई जब इतने को सॉल्व करोगे तो ये बहुत छोटा आएगा, इतना आएगा करीब। ठीक है, ये आएगा 0.00001724, इतना आएगा, इंटू 10 टू द पावर प्लस का 10 होगा, इसमें से 4 निकाल लो पावर, इसको डेसिमल में सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये डेसिमल राइट प्लेस कितना आया, 4 प्लेस, तो आ जाएगा 1.724 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर रखते तो देखो यहाँ पे 10 रख रहे थे, यहाँ पे 8 रखना पड़ता, तो जब 8 रखेंगे तो इसी हिसाब से 2 और कम हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर प्लस का 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना निकालना जरूरी तो नहीं था ना? नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो आगे आप पढ़ोगे तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स ही होती है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिया जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा ट्रेलर दिया गया है कि आप पहले सीख तो लो। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। देखो ड्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये न्यू बार लिख दिया है ना, ये न्यू बार नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है, न्यू होगा, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये न्यू बार लिखा है, न्यू बार नहीं होगा, न्यू होगा। तो अब सी की वैल्यू रख दो और लैम्डा की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। कर सकते हो, ये 10 है, 10 ऊपर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, +10, 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 18, 10 की पावर प्लस का 18, 3 डिवाइडेड बाई अगेन ह्यूज वैल्यू, ये बड़ी है तो ये बहुत छोटा आएगा, जब छोटे को सॉल्व करोगे डेसिमल एडजस्ट करोगे तो ये 14 में आ जाएगा, 4 प्लेसेस का अंतर आ जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो हमने सारा कुछ पढ़ा वो वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और उस वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल फीचर भी देख लेते हैं। ठीक है, some experimental phenomena such as diffraction, interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation। अब डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, इंटरफियरेंस किसे कहते हैं, बता सकते हो? बच्चों सुना है कभी ये 11th में, क्लास 11th में जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन सुना, डिफ्रैक्शन तो नहीं सुना। हाँ तो जब क्लास 11th में लाइट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आएगा इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब होता है कि एक वेव दूसरे वेव को इंटरफियर करे, डिफ्रैक्शन का मतलब एक वेव दूसरे वेव को डिफ्रैक्ट करे, या फिर ये कह सकते हो कि कभी जो स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं, वैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता रखा है, हालांकि ये आप पढ़ोगे तो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टैकल। अब मान लो कहीं से कोई वेव जा रही है और कार्नर पड़ गया, यहाँ से यहाँ वेव गई, यहाँ टकराई तो ऐसे मुड़ जाती है, फिर वैसे वापस आ जाती है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, या फिर कहीं से वेव जा रही है और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो वहां से मुड़ गई ऐसे, तो इसे हम कहते हैं बेंडिंग, दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आप देखते हो, यस सर, जो स्टार का ट्विंकलिंग दिखता है वो भी डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है इंटरफियरेंस। डिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता। डिफ्रैक्शन में बेसिकली रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफियरेंस भी होता है, सब कुछ होता है।
ये डिफ्रैक्शन ऐसी चीज है कि इसमें सारा कुछ होता है, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज होती है, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ओके सर। हाँ, इंटरफियरेंस और क्या है? सर इंटरफियरेंस स्टैंड अलोन घटना है। तो इंटरफियरेंस को आप समझ सकते हो, इंटरफियरेंस दो तरह का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, और इस कॉम्बिनेशन में हम दो तरह के कॉम्बिनेशंस देखते हैं। एक होता है सुपरपोजिशन, या फिर ये कह लो कि एडिटिव, और दूसरा सब्सट्रैक्टिव। अगर दो वेव हैं, एक ही फेज में होती है, जैसे ये प्लस ये माइनस, दूसरी वेव ये है, ये भी प्लस ये माइनस, अब दोनों वेव क्या है, सेम फेज में है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो सॉरी वेवलेंथ तो यही रहेगी, ये लेंथ नहीं बदलेगी, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाता है, इसे कहते हैं हम एडिटिव। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेव ऐड हो गई। और दूसरा सब्सट्रैक्टिव, अगर एक वेव प्लस फेज में है और दूसरी, इनको देखो जोड़ रहे हैं हम, बेसिकली जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे वेव का फेज माइनस में है। ठीक है, दूसरे वेव का फेज माइनस में है, तो ये वेव घट जाती है, ऐसे ऐसे घट जाती, एम्पलीट्यूड घट जाता है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, और कॉम्बिनेशन दो ही तरह के पॉसिबल है, ये वाले। ठीक है, ये दोनों चीज समझ लिया आपने। सर एक बार इंटरफेरेंस फिर से बता दो। इंटरफियरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, यहाँ पे लिखा है, और दो वेव का कंपोजिशन कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है जब वेव को जोड़ देते हैं, जब दोनों वेव के फेज प्लस प्लस हो, जैसे ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ये जैसे बढ़ गया यहाँ पे। दूसरी वेव, एक तो यहाँ प्लस है, दूसरा यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो जब जोड़ोगे तो क्या करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो वेव का एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड होता है, ये वाली डिस्टेंस ये घट जाती है, इस वाली डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। सर जीरो नहीं हो जाएगा दोनों जीरो, करेंगे तो? जीरो क्यों होगा? अगर दोनों का सेम होगा तब जीरो हो जाएगा। किसी एक का, अगर मान लो ये ओके किसी सर, एक का एम्पलीट्यूड यस। कम ज्यादा होगा तो कम ज्यादा आएगा, जिसका ज्यादा होगा उस हिसाब से आएगी वैल्यू। ठीक है। ओके सर, समझ गया। जीरो भी हो सकता है अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है, तब। सर मेरे को एक डाउट था कि जो वेव होती है वो जिगजैग फॉर्म में ही भी मूव कर सकती है या पैराबोला की तरह ही मूव करती है वो? वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, जिगजैग में मूव नहीं करती हैं। वेव के जो वो कंपोनेंट हैं, सर, मैं ये कह रहा था कि जो वेव्स ऐसे ऐसे गोल गोल आप बनाते हो वो जिगजैग भी हो सकती है? ये जो ऐसे बनाते हैं, यस सर, इसके नहीं जगह ये से ऐसे ही, जिगजैग करके। ऐसे ही होंगी, ऐसे ही होंगी। ये हाफ सर्कुलर या पैराबोला जो आप कह रहे हो वैसे ही होंगी। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग आर द सम ऑफ द observation which could not be explained with the help of even electromagnetic theory of 19th century। तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जो वेव नेचर को फोकस में रख के बनाई गई थी, वो बहुत सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, जैसे नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसे हम कह रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो हॉट बॉडी अगर कोई बहुत गर्म बॉडी है, जैसे मान लो आप कभी जो है गोल्ड स्मिथ को देखते हो या ब्लैक स्मिथ को देखते हो, तो वो क्या करता है कि भट्टी में कोई मेटल को गर्म करता है, और गर्म करने के बाद बाहर निकाल के हथौड़े से पीटता है। तो जो गर्म हुई मेटल आप देखते हो तो ग्लो करती है किसी एक पर्टिकुलर कलर में, ज्यादातर येलो या येलोइस रेड में करती है ग्लो। देखा होगा कभी, वीडियो में भी देखा होगा, येलो या येलोइस। यस सर, मैंने देखा है। तो यस। उसके द्वारा जो रेडिएशन निकल रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये कह रहे हैं कि जो मेटल है उसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे आगे अभी, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आप घरों में यूज करते हो, सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल बैटरी चार्ज करने के लिए करते हैं, यस सर। ये सुना होगा। तो सोलर पैनल में हम यस क्या सर। करते हैं कि सीजीएम मेटल का पैनल लेते हैं, और उस सीजीएम मेटल पे जब लाइट फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के सर्किट में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हम बैटरी चार्ज करते हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या गाँव में बिजली बिजली की होती है, तो लोग वहां पे सोलर पैनल लगाते हैं। ठीक है, अभी भी देखो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कई इनिशिएटिव ली है सोलर पैनल के लगाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हम सनलाइट को सर लेते हैं। आजकल कुछ कॉलेजेस के छत पे भी लगे होते हैं। हाँ, वही वाले। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, बहुत सारे सॉलिड हैं, उनकी हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो किसी को थोड़ा ही गर्म करें तो वो गर्म हो जाए, जिसको काफी देर से गर्म कर रहे हैं लेकिन वो गर्म ही नहीं हो रहा है, तो जिस जो काफी देर से गर्म कर रहे हैं नहीं गर्म हो रहा है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आपको नहीं कोई गुस्सा दिलाता है और आप गुस्सा नहीं हो, तो कहते हैं अरे यार इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, गुस्सा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा गुस्सा दिलाया और थोड़ी देर में गुस्सा हुए, उसको पीट पाट दिए, तब कहेंगे भाई इसकी कैपेसिटी कुछ नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्मॉल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। अब सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया, तो इन्होंने कहा कि अगर आप वेव नेचर दर्शाते हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इन चीजों को। ठीक है, तो बाद में ये डिसाइड किया गया, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो फिनोमेना है ये सारे इंडिकेट करते हैं कि इन सारे में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम पार्टिकल नेचर को भी कंसीडर करें। ठीक, तो इन सारे फिनोमेना को, फर्स्ट कंसंट्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फिनोमेना मींस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पहली बार मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने। ये जीके की भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था, थोड़ा सा देखेंगे कि ब्लैक बॉडी है क्या, और प्लस उसके द्वारा इमिटेड रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं। क्वांटा या फोटान का जो बात होगी यहाँ पे हम देखेंगे, व्हाट आर क्वांटा एंड फोटान्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, एनी डाउट? सर नो। ठीक है, चलो देखो, ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो ये कहते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एट हाई टेम्परेचर एन अप्रिसिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। कह रहे कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर दें, हाई टेम्परेचर रखें, तो मोस्ट ऑफ दी जो रेडिएशन है वो विजिबल रीजन के होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो लोहार है या गोल्ड स्मिथ है या ब्लैक स्मिथ, सुनार या लोहार, जब वो मेटल को गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मेटल को बहुत, या फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पे जब गर्म कर देते हैं, तब आप देखते हो कि उसमें से येलो कलर की ग्लो निकलती है, येलो, येलोइश रेड, पिंक। ठीक है, जैसा मेटल है उस तरीके से। सर ठीक मेरे है, को एक बात पूछनी थी कि जो मैंने देखा है वीडियोस में, जो भट्टी होता है उसके अंदर कुछ वाइट वाइट कलर का फोम सा ऐसे दिख रहा होता है, सर वो क्या होता है? व्हाइट कलर का फोम सा? सर मतलब वाइट वाइट दिखता है ना, अंदर कुछ रेड रेड होता है साइड में, और ऐसे अंदर से वाइट वाइट सा कुछ तो दिखता है। वही तो जो है हीटेड मेटल होती है ना, वही हीटेड मेटल होती है, वो व्हाइट नहीं होती, येलो में होती है, बहुत लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, कुछ मेटल का लाइट येलो, कुछ मेटल का हल्का लाइट पिंक हो जाता है। ठीक है, तो यस वो सर। मेटल ही होती है। अब इन्होंने कह रहा है, अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज रेज्ड हाई प्रोपोर्शन टू शार्ट वेवलेंथ। अगर टेम्परेचर रेंज करते हैं तो हाई प्रोपोर्शन में शार्ट वेवलेंथ मतलब ब्लू लाइट इमिट होती है। यही रीजन है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो जो हमारी फ्लेम होती है ना, उसके 3-4 पार्ट होते हैं फ्लेम के। जो सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे हार्ड पोर्शन होता है, और ये सबसे हार्ड पोर्शन ब्लू कलर का दिखता है, जला के यस सर, देखना। यहाँ सबसे ज्यादा हीट होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रेडिश दिखेगा और ये वाले येलो दिखेंगे। यस ठीक सर। है, सर तो यहाँ हाँ, कम हीट होती है, और सर अंदर एकदम ब्लैक दिखेगा सर, वहाँ
सबसे हाँ कम हीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, जब भट्टी में इसे गर्म करते हैं, फर्स्ट टर्न टू डल रेड, डल रेड में पहले होगा, देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, बहुत लाल होता जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी हम इसको गर्म कर दें, इसको बाद भी गर्म कर दें, ठीक है, देन बिकम ब्लू एज टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का। तो अब जो आप कलर की बात कर रहे थे ना, ये कलर बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो हम 1400 कर रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, किसने पे टेम्परेचर पे हमारा मटेरियल है उसके ऊपर कलर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, यही रीजन है कि जो हमारे जो खतरे वाले सिग्नल होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं। जैसे आप रेड लाइट पे जाते हो तो कहते हो यस रेड सर। लाइट हो गई है, इसका मतलब खतरा है, आपको लाइट ट्रेवल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और ये और दूर से सबसे, ही दिख जाएगा आपको। यस सर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है इसकी। हाँ, अब ये कह रहा है कि जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद कह रहा है कि ब्लू रेडिएशन की बात करें तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, वो डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यहां से ये बात समझ में आ गई कि जो हम अभी वेवलेंथ की बात कर रहे थे पीछे, यहां पे हम बता देते हैं। देखो, जो अभी हमने रेडिएशन बनाया था ये वाला, अब हम इसमें थोड़ा सा नैरो बना देते हैं। विबग्योर केवल एक छोटा सा रेडिएशन का एक पार्ट बना दिया, विजिबल वाला। तो विजिबल में अभी आपने क्वेश्चन भी किया कि ये स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर से और खत्म होता है 750 पे। अभी आपने क्वेश्चन भी किया था इस पे, विविध भारती वाले के बाद वाला क्वेश्चन। भाई रेडियो पकड़ रही है कि नहीं? यस सर। विविध भारती के बाद 400 और 750 वाला कैलकुलेट कराए थे। यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर वेवलेंथ कम इमिट कर रहा है तो ब्लू कलर इमिट करेगा, और अगर हाई वेवलेंथ है तो कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। अब वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेवलेंथ का मतलब ये वाली लेंथ। दूसरे का देखो, अब इस वाले लेंथ को क्या कहोगे, इस वाले को क्या कहोगे, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो आपके यहां तेजी से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अरे भाई, इसकी लेंथ ही ज्यादा है, अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर दे तो तेजी से प्रोपोगेट करेगा ना। ये जितने में एक बढ़ा है इतने में दो बढ़ेगा। देखो, यस सर। यही रीजन है कि रेड वाले को हम ज्यादातर सिग्नल में यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है, तो ये सब हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी वाला छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट सर द सर इसीलिए सारे जितने भी टॉवर्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, रात को इसीलिए उनके ऊपर भी रेड लाइट ही होती है, हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं ना। ताकि पायलट हाँ, वो पायलट को जो प्लेन है, को दूर हाँ, से ही दिख जाए। दूर से दिख और जाए। सर प्लेन में भी इसीलिए वही रेड लाइट ही ब्लिंक कर हाँ, रही रेड होती है। लाइट ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो 8050 में, ठीक है, 8050 में कुछ साइंटिस्टों ने, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल लिया और उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे रख दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो इमिट कर रहे थे। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहां तक तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये दो तीन लाइन छोड़ के। ठीक है, मेन लाइन की बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि एन आइडियल बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि इमिट करती हो या एब्जॉर्ब करती हो रेडिएशन को, जो उसके ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की फॉल की जाए, तो उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, उस बॉडी को कहा जाएगा ब्लैक बॉडी, और उस रेडिएशन को जो वो इमिट करेगी उसे कहा जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि, या आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि वो काले कलर की होती है
और उस पर कोई भी रेडिएशन जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको इमिट भी कर दे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है ना आज के डेट में, वो ब्लैक होल है। यूनिवर्स में जो ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल को सबसे बड़ा हाँ सर, एग्जाम्पल। मेरे को समझ में आता कि यस ब्लैक सर। होल क्या, एक बार समझा दो क्या होता है वो। सर ब्लैक होल उसके अंदर क्या सब कुछ एक्चुअली जाता है वो। यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसमें जो भी रेडिएशन जाती है सर वो जो वापस भी नहीं चीज आती। रेडी है सर वो वापस नहीं हाँ, आती। वापस नहीं आती, इसलिए इसकी वजह से ये ब्लैक कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। सर तो वो हमारी जाती आंखें, कहाँ पे है फिर ये इधर से लेता है रेडिएशन? उधर पता नहीं कहाँ जाती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, तो हम क्या बता दें। ब्लैक होल के बारे में बस लोग वो इतना किसी ही ने जानते देखा हैं, ही नहीं। किसी ने वो देखा ही नहीं किसी ने उसके उस देखा पार ही नहीं। जाके। उसके ठीक है। अंदर कोई चीज गई ही नहीं। हाँ, और जो हमने गया देखा वो नहीं वापस अपने नहीं पास। आया बताने के लिए। अगर कोई गया भी गलती सर से, तो वो वापस नहीं आया बताने के लिए कि उसमें उधर आएगा ही है नहीं क्या। सर। यस सर। तो यस ये सर। चीज है कि हमें ब्लैक जो है होल के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ब्लैक होल सर जो है अगर ये ब्लैक परफेक्टली होल के ब्लैक बॉडी पास है। अगर हम जाएंगे बिना तो सर वहाँ की टाइम ही अलग होगा सर। यहाँ से लोगों को लगेगा काफी तेज स्पीड से जा रहे हैं, बट वहाँ जो होगा। तो जो ब्लैक बॉडी है उसको परफेक्ट रेडिएटर कहा जाता है, मतलब जो भी इस पे रेडिएशन फॉल करते हैं वो उसको इमिट कर देता है, तो इसकी वजह से इसको परफेक्ट रेडिएटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस एक्सपेरिमेंट से या इस ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट से निकल के क्या आया है ये हमें देखना है। ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ देख लेते हैं कि मैक्स प्लैंक ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि जो इंटेंसिटी है और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन, सॉरी वेवलेंथ के बीच जो रिलेशन है, उन्होंने ये बात बताई थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, वेवलेंथ पहले बढ़ती है फिर उसके बाद घटती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे हमने देख सर भी लिया कि इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब कोई भी चीज बहुत तेजी से आपके ऊपर अगर फॉल करती है तो उसको, जैसे मान लो अगर हम आपको मार्कर से या चाक या खड़िया से मार रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक एक मिनट में एक खड़िया मार रहे हैं और बहुत तेजी से हम मारने लगे, एक मिनट में आप गिन ही ना पाओ, तो आप कहोगे बहुत इंटेंसली मार रहे हो हमें। ठीक है, नहीं कहते हैं भाई इंटेंसली सर पिटाई क्यों कर रहे स्पीड हो इनकी। होगी एक टाइप की। यस सर। सर एक टाइप की स्पीड होगी ना। हाँ, एक तरह से कह लो कि एक तरह से बहुत ज्यादा स्पीड वाली बात है ये। ठीक है, यस बहुत सर। तेजी से कोई चीज अगर फॉल करती है तो उसे इंटेंसली कहा जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब बहुत क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में। तो ये हो गया वेवलेंथ और ये हो गया इंटेंसिटी, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, ये ब्लैक बॉडी को दिखाया गया है कि इस पे जो रेडिएशन आएगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके बाद उसको इमिट कर देती है। ठीक है, फाइनली इमिट कर देती है, ये ध्यान रखना है। ये एक डायग्राम है, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता। अब इन सारी चीजों को जो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, इसे हम देखते हैं। ये जो प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने जो है ना क्वांटम वर्ड को, क्वांटम केमिस्ट्री को और क्वांटम फिजिक्स को डेवलप किया। जहां पे प्लैंक कांस्टेंट एच आ जाए समझ लो वहां पे क्वांटम है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्या, प्लैंक assumed that the radiation could be subdivided into discrete chunks or energy, chunks of energy। तो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी इमिट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट्स में इमिट करता है। ठीक है, और कहा कि इस पैकेट की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। क्या बोले? इस पैकेट की एनर्जी फिक्स होगी। इस एक पैकेट को क्वांटा या फोटान कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटा क्वांटा। या फोटान। ठीक है, क्वांटा या फोटान। अब ये देखना फोटॉन। है कि ये जो क्वांटा और ये फोटान है, तो बेसिकली ये जो क्वांटम वर्ड है ये सिंगुलर है, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को दर्शाता है। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी को इन्होंने कहा कि इससे अब छोटा एनर्जी का पैकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस छोटे एनर्जी के पैकेट को इन्होंने कहा क्वांटा या फोटान। तो लोगों ने कहा इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी एनर्जी होगी E इक्वल टू एच न्यू के बराबर। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? एनर्जी। उन्होंने कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आएगी उतनी एनर्जी मिलेगी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया
तो उन्होंने कहा कि E इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसे लिखा h न्यू। इस h को उनके नाम के आधार पे प्लैंक कांस्टेंट कह दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनका नाम प्लैंक था, मैक्स प्लैंक, तो उनको ऑनर देते हुए, सम्मान देते हुए इसे प्लैंक कांस्टेंट कह दिया गया, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। आप यूनिट निकाल सकते हो फिजिक्स की मदद से, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट सेकेंड होती है, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, और इसकी यूनिट जूल। तो आप समझ सकते हो कि यहां से जब यूनिट को चेंज करके देखोगे इस साइड से उस साइड, तो कितना आएगा, जूल सेकेंड, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी पार्टिकल है या जो भी बॉडी है, जो भी ब्लैक बॉडी या कुछ भी, वो क्या करेगी कि एक बंडल या एक साथ दो बंडल या फिर एक दो तीन बंडल या एक एक बंडल इमिट करेगी, लेकिन जितना भी इमिट करेगी ना, इसका आधा नहीं करेगी, एक का आधा नहीं करेगी। मान लो एक बंडल है, इसका आधा करे, ऐसा नहीं करेगी। इन्होंने कहा या तो न इमिट करे, न इमिट करे तो जीरो, एक इमिट किया तो एच न्यू, दो इमिट किया तो दो एच न्यू, तीन इमिट किया तीन एच न्यू। इसी तरह इन्होंने फार्मूला दिया कि एन एच न्यू तक इमिट कर सकते, मतलब एन कुछ भी नंबर हो सकता है। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। तो इन्होंने ये चीज बताई थी। थोड़ा सा मैक्स प्लैंक के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आपको, तो ये आप अपने से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जानकारी वाली बात नहीं है, ये मैक्स प्लैंक का डिस्क्रिप्शन है, तो आप अपने से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एंड दिस विल बी कवर इन नेक्स्ट क्लास।